जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 13। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था मानव अंगों का घृणित व्यापार बंद हो। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। उपयोगी और अनुपयोगी का अंतर समझा जाए। प्रकृति में सब कुछ ऐसा नहीं है जिसे मनुष्य के लिए उपयोगी ही कहा जा सकता है। हो सकता है जो पदार्थ मनुष्य के लिए हानिकारक हो वे अन्य जीवों के लिए उपयोगी पड़ते हों। हो सकता है उनसे सृष्टि संतुलन का कोई अन्य प्रयोजन पूरा होता हो। मनुष्य की इसी में भलाई है कि वह अपने विवेक बुद्धि से काम ले और मात्र उपयोगी से रिश्ता जोड़ कर ही जो हानिकारक है उनसे बचा रहे। अन्य प्राणी यह कार्य प्रकृति प्रेरणा का अनुसरण करके अनायास ही करते रहते हैं, किंतु मनुष्य ने अपनी विशिष्ट प्रतिभा से जहाँ प्रकृति के रहस्यों को खोजा और उनसे असाधारण लाभ उठाया है, वहाँ उसका यह अभिमान भी पनपा है कि वह अनुपयुक्त को भी काम में ला सकता है। इस अहमन्यता ने उसे प्रकृति के कठोर नियमों के साथ भी टकराने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस टकराव में उसे हर दृष्टि से घाटा ही घाटा सहन करना पड़ा है। रासायनिक द्रव्यों को ही लें, उनमें से निसंदेह कितने ही बहुत उपयोगी हैं। आहार के उपरांत विविध प्रयोजनों के लिए रसायनों का प्रयोग होता है। ठोस द्रव्य और वाष्प के रूप में प्रचुर परिमाण में रसायन संपदा हमारे चारों ओर बिखरी पड़ी है। प्राणियों की स्वाभाविक संरचना इसी प्रकार हुई है, जिसके द्वारा मात्र उपयोगी को ही ग्रहण किया जाए, जो अनुपयोगी है उनसे बचते रहा जाए। उदाहरण के लिए विषों को ही लें, उनका स्वाद, गंध एवं अदृश्य प्रभाव ऐसा होता है जिससे उनसे दूर रहने के लिए ही मन करता है। कितने ही विषैले वनस्पति सामान्य घास पात के साथ उगी होती हैं, पशु पक्षी उन्हें छूते तक नहीं, न ग्रहण करते हैं। यह सामान्य ज्ञान हर वर्ग के प्राणियों को मिला है, मनुष्य को भी। इसका व्यतिरेक जो भी करेगा संकट सहेगा, भले ही वह प्रगतिशील कहा जाने वाला मनुष्य ही क्यों न हो। वनस्पति समुदाय में कितनी ही अमृतोपम, कितनी ही विषतुल्य लाभदायकों का उपयोग करके चिकित्सा प्रयोजन पूरा होता है और स्वास्थ्य रक्षा में सहायता मिलती है। इसके विपरीत जो विषाक्त है उन्हें ग्रहण करने पर विपत्ति के चुंगल में फंसना पड़ता है। इन दिनों खनिजों और रसायनों के उपयोग में अंधेरगर्दी मची हुई है। तनिक सी तात्कालिक सुविधा के लिए भविष्य की दुर्व्यवस्थाओं को अनदेखा कर दिया जाता है। हानि का स्वरूप छोटा ही क्यों न हुआ हो, पर वह लगातार चलता रहे, देर सबेर में अनिष्ट होकर ही रहेगा। घुन तनिक सा कीड़ा है, पर यदि लगा हो तो मजबूत शहतीरों को भी धराशायी कर देता है। छोटे छोटे विषाणु काफी स्वास्थ्य और सामर्थ्य काया को भी घुलाते गलाते मृत्यु के मुख में धकेल सकते हैं। श्रृंगार जैसे निरर्थक प्रयोजनों के लिए इन दिनों प्रसाधन सामग्री के रूप में ऐसे रसायन प्रयुक्त किए जा रहे हैं जिनसे रंग रूप चमकने और गंध की प्रसन्नता पाने जैसे लाभ तो मिलते हैं, पर उनकी विषाक्तता के त्वचा मार्ग से शरीर में प्रवेश करते जाने पर अंततः ऐसी हानियां होती हैं जिनके पीछे पछताना ही रह जाता है। सुगंधित तेल और साबुनों के बहुत गुण गाए जाते हैं, पर यह भुला दिया जाता है कि शरीर कपड़ा नहीं है जिसे कास्टिक सोडा जैसे तीक्ष्ण अम्लों का निरंतर उपयोग करते रहने पर हानि न पहुंचे। कपड़े पर साबुन उपयोग करने पर उनके साफ होने का लाभ समझ में आता है और इस कारण उनकी आयु जो घटती है उसे सहन किया जा सकता है, किंतु शरीर के संबंध में उस प्रकार नहीं सोचा जाना चाहिए। शरीर शास्त्री जानते हैं कि चमड़ी पर एक स्वाभाविक तेल की परत रहती है। वह भीतरी व्यवस्था को सुरक्षित रखने और बाहरी आक्रमणों को निरस्त करने में साधारण भूमिका निभाती है। यदि उसे तेल साबुनों की भरमार से हटाया जाता रहे तो त्वचा की सुरक्षा शक्ति में भारी हानि पहुंचेगी और जो लाभ सोचा गया उसके स्थान पर नया संकट खड़ा होगा। रूखी त्वचा कठोर हो जाती है और अशक्त भी। उससे स्वाभाविक सौंदर्य में क्षति पहुंचती है और सुरक्षा की दीवार भी टूटती है। शरीर की सफाई के लिए पानी से स्नान करना और खुरदरे तौलियों से रगड़कर मैल की परत हटा देना पर्याप्त है। आवश्यकता हो तो बालू, रेत, मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग किया जा सकता है। बात बात में साबुन की भरमार का जो फैशन इन दिनों चल पड़ा है, उसमें उत्साह की अति ने यह अनदेखा कर दिया है।
इन बत्तियों में जो क्षार और सुगंधि कहे जाने वाले रसायन रहते हैं, उनकी धीमी प्रतिक्रिया अंततः कितनी हानि पहुंचा देगी। सरसों के तिली के तेल सिर में डालने की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। सुगंधित तेलों में पड़ने वाले सेंट तथा रंग बालों की जड़ों को क्षति पहुंचाते हैं और मजबूत होने की विज्ञापनों को मिथ्या सिद्ध करके उल्टे उन्हें जल्दी सफेद करने या उखाड़ने की प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। चेहरे पर पोते जाने वाले तेल, पाउडर, होठों पर लाली, नाखूनों में चढ़ाए जाने वाले पॉलिश, तीक्ष्ण गंध वाले इत्र, स्नो क्रीम आदि से श्रृंगार का कितना प्रयोजन पूरा होता है, दूसरे कितने चमत्कृत होते हैं, इस संबंध में उनकी प्रयोक्ता अकारण ही भ्रम जंजाल में फंस जाते हैं। कृत्रिम रूप से की गई बनावटी सजावट किसी के ओछे छछोरे बचकाने होने का ही प्रमाण प्रस्तुत करती है। अब कोई इतना मूर्ख नहीं रह गया है रहा जो काली चमड़ी पर पुते हुए रंग पाउडर को देखते ही उसे श्वेत वर्ण मान ले। काले होठों पर लाली पोत लेने पर भी दर्शकों को तथ्य से अपरिचित नहीं रखा जा सकता। बनावट में प्रत्यक्ष की धोखेबाजी की भावना है। इससे किसी की गरिमा बढ़ती नहीं वरन उल्टी घटती है। भवें उस्तरे से साफ करके उनके स्थान पर काले रंग से नकली भवें बना लेने पर सुंदर दिखने का स्वप्न निरर्थक है। वस्तु स्थिति कहाँ छिपती है? सिर के बाल मुड़ाने और उस स्थान पर नकली बालों का गुद्दड़ लपेट लेने पर उपहासास्पद ही बना जा सकता है। अब यह पोल सर्वविदित हो चुकी है। बनावट का तभी तक कुछ तुक है जब तक वह छिपी रहे। बच्चे नकली मूछें पहनकर भी जवान कहाँ बन पाते हैं, उल्टे उपहासास्पद बनते हैं। रामलीला में मुखौटा पहनकर फुदकने वाले पात्र उस आवरण की आड़ में असली हनुमान जटायु नहीं बन सकते। आंखों का कौतूहल भर उत्पन्न करते हैं, यह बात नटों को शोभा देती हैं। सामान्य जीवन में ऐसे विदूषक वेश बनाया जाए तो उसमें धन की बर्बादी तो है ही, बचकानेपन की छाप भी दर्शकों पर पड़ती है और वह लाभ नहीं मिलता जो सोचा गया है। सबसे अधिक बात है श्रृंगार प्रसाधनों में प्रयुक्त होने वाले रसायनों से हानि। मनुष्य के उपयोगी रसायनों में उन सम्मिश्रणों की गणना नहीं होती। शरबतों में, बर्फ की चुस्कियों में, मिठाइयों में मिलने वाले रंग को स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक घोषित किया गया है और कहा गया है कि आहार को उसके स्वाभाविक रंग में ही प्रयुक्त किया जाए, उसे दर्शनीय बनाने के लिए बाहर से कुछ न मिलाया जाए। यह प्रतिपादन सही है, विज्ञापन उसे अपनाते भी हैं। ऐसी किसी फिर श्रृंगार प्रसाधनों की विषाक्तता से दूर रहने की बात क्यों न सोची जाए। इसमें धन की, समय की, स्वास्थ्य की बर्बादी के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। दूसरों पर रौब जमाने के स्थान पर उल्टे इस उपक्रम को अपनाने वाले मनचले छछोरे अपव्ययी समझे जाते हैं और स्वाभाविक सम्मान को भी गंवा बैठते हैं। स्वाभाविक आहार के माध्यम से हमें सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं, ऊपर से नमक, मसाले और चीनी की भरमार करके उन्हें स्वादिष्ट बनाने के प्रयत्न में पेट और रक्त को खराब करने की ही परिणति हमारे सामने आती है। रासायनिक विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ है कि प्रचलित खारी नमक सोडियम क्लोराइड नामक विष है। इसकी तनिक भी उपयोगिता नहीं। जितने नमक आवश्यक हैं वे सभी सामान्य शाक फलों से भली प्रकार मिल जाते हैं। इस ऊपर के विष सम्मिश्रण से कोई जायके भले ही बना ले, स्वास्थ्य की दृष्टि से तो उसमें हानि ही हानि है। यही बात चीनी के संबंध में भी है। शक्कर सामान्य आहार में मात्रा में पर्याप्त और गुण में सुपाच्य होती है। कैल्शियम हटा देने पर गन्ने की शक्कर अपने उपयोगी अंश से वंचित हो जाती है और सफेद चीनी अस्थि क्षय जैसे संकट उत्पन्न करती है। जितनी चीनी आवश्यक है उसे तो हमारे मुंह की लार ही सामान्य आहार को अपने ढांचे में बदलकर अपनी आवश्यकता आप पूरी कर लेती है। शरीर में भीतर ढूंढने या बाहर से थोपने पर प्रस्तुत रसायनों की भरमार न तो बुद्धिमत्तापूर्ण है न उपयोगी। इस तथ्य को समझा भी जाना चाहिए और अपनाया भी जाना चाहिए। विभक्षण नशेबाजी के रूप में खुलेआम होता है। यह धीमी आत्महत्या के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसे बुद्धिमान समझे जाने वाले मनुष्य द्वारा जानबूझकर अपनाई अदूरदर्शिता या मूर्खता भी कहा जा सकता है। रसायनों के व्यामोह में अब युद्ध प्रयोजनों के लिए भी उनका प्रयोग हो रहा है और होने जा रहा है। युद्ध की भी एक आचार संहिता है, उसमें छिपकर घात करने के लिए अनजान स्थिति में विष देकर मार डालना भी वर्जित है। पर अब तो नीति मर्यादा के सभी अनुबंध टूटते दिखते हैं।
प्रतिपक्षी को निरस्त करने के लिए अब उसे विष देकर मार डालने या अर्धमृत बना देने की रणनीति अपनाई जा रही है। इस मर्यादा उल्लंघन के लिए बढ़ाए गए कदम सामान्य जीवन में नीति नियम को अपनाने की परंपरा ही समाप्त करके रहेंगे। इन दिनों फेफड़ों में शोथ पैदा करने वाली पल्मोनरी इंडिगा, अश्रु बहाने वाली लैक्रेमेट, त्वचा पर फफोले डालने वाली वेसिक्रेंट, पक्षाघात करने वाली डाइक्फेलिन, चीख लाने वाली क्लोटोआर्सिन की चर्चा बहुत होती रहती है। बुद्धि भ्रम उत्पन्न करने वाली वीजेड का अभी अभी आविष्कार हुआ है। इनके आधार पर प्रतिपक्षियों को अर्धमृत बनाया जा सकेगा तो अपने लिए, परिवार के लिए तथा सरकारों के लिए खर्चीले सिरदर्द बनकर शेष जीवन बिताएंगे। तीसरे युद्ध की तैयारी में यह विचार चल रहा है कि सर्वनाशी अणु युद्ध के स्थान पर क्यों न रासायनिक युद्ध किया जाए, जिससे मात्र नागरिक या सैनिक मरें और आक्रांता को उनके साधनों का भी लाभ मिल जाए, जबकि अणु युद्ध में या तो कुछ बचेगा ही नहीं या जो बचेगा विकिरण के कारण किसी काम का न रहेगा। ऐसा लाभ सोचने वाले यह भूल जाते हैं कि रासायनिक युद्ध में बरसाया गया विष भी कम घातक नहीं होता। वह सांस, पानी या आहार के माध्यम से वनस्पतियों, प्राणियों और मनुष्यों में प्रवेश करेगा, उन सभी को विषाक्त बनाता चलेगा। इस प्रकार हम धीमी गति से एक ऐसे विष युग में जा पहुंचेंगे जिसमें सर्प वृक्षियों की विष पाई और विष उगलने वाली बिरादरी ही जीवित रहेगी। शेष तो उस विष वर्षा की चपेट में आकर पहले ही दम तोड़ चुके होंगे। अनुपयुक्त, उपयोगी, अनुपयोगी की परख सभी प्राणी कर सकते हैं और उपयुक्त को ग्रहण करने तथा अनुपयुक्त से बचने की नीति अपनाते हैं। फिर न जाने मनुष्य को इससे ठीक इसके विपरीत चलने की क्या सूझी है। अमृत को तिरस्कृत करने और विष को उद्रस्त करने में न जाने उसे क्या लाभ प्रतीत हो रहा है। तो आज के टॉपिक में हमने जाना कि हमें उपयोगी और अनुपयोगी में अंतर समझें। सभी जीव जंतु ऐसा समझते हैं और जो अनुपयोगी है उसका त्याग कर देते हैं। उसी प्रकार हम भी, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अनुपयोगी, उसे ना अपनाएं। जो उपयोगी है वही चीज़ों को हम अपने भोजन में भी लें और उन्हीं चीज़ों का अपने सौंदर्य प्रसाधनों में भी प्रयोग करें। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।